स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ तरुणा। शाम के 4 बज गए और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों का। तो आज की पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के इंडिया अलायंस के झंडे तले चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के सामने इन दिनों एक अहम सियासी यश प्रश्न खड़ा हो गया है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से महाकुंभ पर उठाए सवाल पर करारा जवाब दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होगी, इस बात की चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के झंडे तले चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के सामने इन दिनों एक अहम सियासी यश प्रश्न खड़ा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं संग मंच साझा किया। उधर चुनाव करीब आने से पहले आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। इसके लिए वह अजय माकन के बयान को लेकर आधार बना रही है। अब सपा प्रवक्ता अमित जेमई ने दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सपा का स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में अच्छा है। अलायंस से जुड़े सवाल पर जेमई ने कहा कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और हम राष्ट्रीय स्तर पर सब एक साथ है। दिल्ली को लेकर क्या चीज चल रही है, इसको हम बड़े नेता बैठेंगे और सब तय करेंगे। हालांकि दिल्ली में आए दिन इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दलों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बता दें कि दिल्ली में आपको समर्थन दिया है और हम राष्ट्रीय स्तर पर सब एक साथ है। इंडिया अलायंस का क्या होगा अब ये देखा जाएगा। कांग्रेस आपसे किसे बनाएगी, सपा ने साफ कर दिया है ये तस्वीरें। वहीं बता दें कि सपा प्रवक्ता ने किया क्लियर, दिल्ली में आपको दिया समर्थन। वहीं इंडिया अलायंस का क्या होगा अब। इंडिया अलायंस के झंडे तले चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के सामने इन दिनों एक अहम सियासी यश प्रश्न खड़ा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं संग मंच साझा किया है और बता दें कि चुनाव करीब आने से पहले आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। इसके लिए वह अजय माकन के बयान को आधार बना रही है। वहीं आपको बता दें कि अब सपा प्रवक्ता अमित जेमई ने दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सपा का स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में अच्छा है। वहीं अलायंस से जुड़े सवाल पर जेमई ने कहा कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ है। दिल्ली को लेकर क्या चीज चल रही है, इसको लेकर बड़े नेता बैठेंगे और सब तय करेंगे। हालांकि दिल्ली में आए दिन इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दलों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, इंडिया गठबंधन को लेकर तनातनी देखी जा रही है और साथ ही देखा गया है कि जो अखिलेश यादव है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को इस अलायंस से बाहर निकाला जाए। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पहले जो है इंडियन अलायंस के लेकर लगातार मतभेद देखे गए हैं। इसके बीच हमने ही सपा के राष्ट्रीय प्रमुख वहां से गोपाल यादव ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय नेता नहीं मानती हूँ। और इसके बाद भी कई बार ऐसे जो बिहार इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल साथी है वो रिपब्लिक पार्टी हो या उसके साथ ही एनसीपी हो और इसके साथ ही अगर सेना गुट की बात की जाए जिसमें ठाकरे गुट है, और दूसरी तरफ जब देखा जाए कि ममता बनर्जी लगातार इंडिया अलायंस को लेकर का कारण क्या है इसके तलाशने की कोशिश। समाजवादी पार्टी की तरफ से बगावत के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि बीच में बैठकर यह तय किया जाए निकाला जाएगा। निश्चित रूप से जैसे उत्तर प्रदेश में आगे 2027 की तैयारियां बढ़ रही है, वैसे इंडिया अलायंस को लेकर तमाम बातें
जो है अब नीरज दस की निकल कर आ रही है। हालांकि तो सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव, उनके बयान से साफ हुआ है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इंडिया अलायंस से दूर हो सकती है। उसका कारण यह भी है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश में 8 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी जो है समाजवादी पार्टी के नेता से सभी सीटों पर जो है मांग की गई थी। हालांकि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था सभी सीटें जो समाजवादी पार्टी को दे दी थी, लेकिन फिर भी ये बात बनती नजर नहीं आ रही है। यही है कि आने वाले समय में जो है इंडियन अलायंस पर और बड़ी दरार हो सकती है। तो वही समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनावी निर्णय का ऐलान कर दिया था। पश्चिम बंगाल में देखा जाए, पश्चिम बंगाल में फिर भी 2026 का जो लोकसभा चुनाव था वहां पर भी अकेले चुनावी दम पर दोनों पार्टियों ने अलग अलग। और इसके साथ ही अगर देखा जाए कि बिहार में भी जो है लालू यादव की पार्टी है, इसमें भी कहीं इंडियन अलायंस को लेकर उनके नेताओं के द्वारा कोई ना कोई कटाक्ष जरूर निकल कर देता है। निश्चित रूप से इस तरीके से मांग की जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को इंडिया अलायंस का नेता बनाया जाए, ममता बनर्जी को अन्य तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनको नेता बनाया जाए, ये जो गतिविधि इंडिया अलायंस की बात है। लेकिन निश्चित तौर से ऐसा हुआ कि अभी जो है इंडिया अलायंस मुख्य रूप से कोई नेता घोषित नहीं किया जो सभी के बीच में समन्वय नहीं कर रखते। इस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर यहाँ प्रमुख रूप से सर्वाधिक सीटों की मांग कर रही है। हालांकि जब यहाँ पर उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजय राय ने इसका विरोध भी जताया कि उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता लगातार तैयारी कर रहे हैं और 2024 में जो जीत है उसको उत्साह को देखते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस अपनी भागीदारी निभाएगी और कांग्रेस निश्चित रूप से गठबंधन का धर्म निभाएगी। कांग्रेस में है लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक भी कांग्रेस को सीटें नहीं दी। हालांकि इस चुनाव में केवल 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, बाकी सीटें यहाँ पर जो है अखबार हुई है। जी, ये भी देखा जा रहा था कि जो अभी अजय माकन का बयान आता उस पे आतिशी ने कहा था कि कांग्रेस को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे और बोला था कि 24 घंटे के अंदर इन पे कार्रवाई की जाए। भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, आतिशी ने ये भी बोला था। बिल्कुल, देखिए आप दिल्ली ऐसे में निश्चित रूप से ये जो बयान आ रहा है निकल कहीं ना कहीं अंदर में खटास पैदा हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी राज्य से निकलकर राष्ट्रीय दर्जा पाना चाहती है। तो उन्होंने श्रीनगर में भी चुनाव लड़ा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा और यहाँ जो अभी में चुनाव हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। जी, जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से महाकुंभ पर उठाए सवाल पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव एक बार महाकुंभ में डुबकी लगा ले तो उनकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। जिनकी मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है, इससे वे समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। साथ ही नकवी महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समय से पूरे होंगे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर नकवी ने तंज कसा है और कहा है कि वो महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा ले तो उनकी जो सारी नेगेटिविटी है वो धुल जाएगी। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने, साथ ही उन पर पलटवार किया है नकवी ने। साथ ही कहा है कि आपकी मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी है। साथ ही कहा कि उन लोगों को हर काम में ही कमी दिखाई देती है, ये भी अखिलेश यादव के लिए ही कहा गया है, इससे वे समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। साथ ही नकवी महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज पहुंचे थे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो अखिलेश है वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं,
उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से तमाम कटाक्ष किए जा रहे हैं, तैयारियों को लेकर हो या फिर यहाँ विशाल एवं भव्य जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उनको लेकर हो। वो कुछ जो बयान अखिलेश यादव के बयान आए हैं उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए जो सुने गए हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार दिव्य और महाकुंभ को यहाँ पर आयोजित कर रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को प्रयागराज पहुंचकर दिव्य महाकुंभ की तैयारियों को देखना चाहिए, उनको अवलोकन करना चाहिए और वहां से उनको सीख लेने किस तरीके से संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना बयान दिया है तो उससे कहीं ना सियासी जो हलचल तेज हो गई है और उन्होंने नसीहत तक दे डाली है अखिलेश यादव को कि उनको वहां जाकर तैयारियां देखना चाहिए। किस तरीके से विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले के समय से और पहले की तैयारियों से भी 2.5 गुना ज्यादा वहां उन्होंने तैयारियां की हैं। यह कुंभ केवल जो है भौतिक नहीं होगा बल्कि डिजिटल रूप से भी लोग महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं, इसका भी आयोजन यहाँ देख सकते हैं। तमाम तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। खास बात यह है कि 50,000 से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से यहाँ सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के माध्यम से भी यहाँ जो है सुरक्षा के तंत्र को जांचा जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां ना हो उसको लेकर सभी जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विज्ञापन भी जारी किए गए हैं और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री अन्य प्रदेशों में जाकर निमंत्रण बांट रहे हैं, वहां भी इस तरीके की बातें लगातार बताई जा रही है कि इस बार किस तरीके से जो है महाकुंभ को जो पूरा करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और साथ ही साथ IAS शिशिर सिंह ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं, आम जनमानस को यह पता हो कि कब हमारे सनातन धर्म में कौन से स्नान पर्व हैं, उनको दर्शाने को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं और कुंभ में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यह होर्डिंग्स LED के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है ताकि लोग कुंभ को लेकर और ज्यादा जानकारियां हो और हमारी संस्कृति जो परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है, उससे लोगों का जुड़ाव और ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर हो, तैयारियों को लेकर हो या फिर वहां जो योजनाएं लागू हो रही है उसको लेकर जो धन खर्च हो रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य एवं भव्य होगा और लोग वहां जाकर भी जो है इसका आनंद ले सकते हैं। इसके साथ डिजिटल माध्यम से भी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इस दिव्य महाकुंभ को देखेंगे। करीब 40 से 50 करोड़ लोग इस दिव्य महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर साधु संतों के साथ जो है श्रद्धालु हैं या फिर पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो भी यहाँ आएंगे और उसका आनंद लेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई ताकि आम आदमी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चाहे महाकुंभ नगर हो या प्रयागराज जनपद हो, यहाँ के लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। महाकुंभ नगर के आसपास और प्रयागराज के आसपास सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, हवाई यात्राएं बढ़ाई जा रही हैं, सर्वाधिक ट्रेनों का आवागमन बढ़ाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हो या अन्य राज्यों के परिवहन निगम हो, उनके माध्यम से परिवहन की व्यवस्था भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से राजस्व को भी बढ़ावा कर रही है। दूसरी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के काम में लोगों को लेकर जो एक महाकुंभ के लेकर जो उनके मन में श्रद्धा होती है उसको मजबूत और दृढ़ करके हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। जी प्रशांत, देखा जा रहा है कि जो इस बार का महाकुंभ है काफी भव्य और दिव्य होने वाला है और साथ ही जो CM योगी आदित्यनाथ है वो लगातार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, फिर भी अखिलेश यादव को इसमें कमी दिखाई दे रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं और उनका दल जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, तो ऐसे में उनका धर्म है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल खड़े करें। हालांकि इससे सरकार को मजबूती मिलती है क्योंकि जब ऐसी कोई नीतियां होती हैं, उनमें कोई गड़बड़ियां होती है, सरकार उसमें सुधार भी करती है। लाजमी भी तो सरकार को सुधार करना चाहिए। हालांकि दिव्य महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे ज्यादा यहाँ तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वह लगातार वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के आवागमन को लेकर, आवास को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं की हैं। कल छुट्टी बनाई है, लोगों के वहां रहने को लेकर टेंट सिटी बनाई है
और अगर दूसरी तरफ देखा जाए महिलाओं के लिए वहां जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया, उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। जहां महिलाएं स्नान करेंगी वहां पर स्वच्छता को विशेष ध्यान में रखते हुए उनको वहां चेंजिंग रूम उपलब्ध कराना हो, शौचालय उपलब्ध कराना हो। और वहां आपस में जब लोग बिछड़ जाते हैं तो उनके जो खोजने की समस्याएं हमेशा बनी रहती थी, लोग ऐसे महाकुंभ में खो जाते थे, उसको लेकर डिजिटल तकनीकी अपनाई गई है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से लोग वहां अगर अपनों से बिछड़ जाते हैं तो वहां उस डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर वो अपने लोगों को खोज सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा काम किया है, क्योंकि श्रद्धालु महिलाएं भी आती है, पारिवारिक महिलाएं भी आती हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कई जोन में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा है। और ये अभेद किला माना जा रहा है कि जहां महिलाएं स्नान करेंगी या जहां महिलाएं निवास करेंगी, अपने परिवार के साथ निवास करेंगी, वहां पर निवास होगा या प्रवास होगा, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सीसीटीवी, ड्रोन और अन्य माध्यम से सुरक्षा कड़ी रहेगी। इसके साथ ही भोजन भंडारा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, या इस कुंभ क्षेत्र में जहां पर तमाम लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हो, उनके बच्चों के लिए यहाँ स्पेशल पाठशालाएं खोली गई हैं। वो अस्थायी पाठशाला है ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके। और जो अन्य गतिविधियां होती हैं उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी बारीकियों से ध्यान रखा है। और इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए जो तरीके से वहां योजनाओं की सौगात दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष में थोड़ी खबलाहट जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को मजबूत छवि मानी जाती है। और इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जाए हिंदुत्व के प्रखर वक्ता भी हैं, और इसके साथ ही एक सुदृढ़ वो नेता भी हैं, और कहा जाए कि मजबूत शख्सियत भी है, देश की पहचान है, हिंदुत्व में जाना जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर से क्योंकि दिव्य महाकुंभ होने वाला, 12 साल बाद ये महाकुंभ होने वाला है, तो एक साधु की तरफ से भी, एक महंत की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दिव्य, महान और भव्य और विशाल तैयारियां की जा रही हैं। जी, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में जुटेंगे, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या पुख्ते इंतजाम किए हैं? देखिए, 40 से 50 करोड़ लोग अनुमानित किए गए हैं कि इसमें देश विदेश के लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद रहेगा। सबसे चप्पल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ जोन बनाए गए हैं, जोन के आधार पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। स्टेट रहेगी यहाँ पर, इसके साथ ही CSP रहेगी, RAF रहेगी, और तमाम जो सुरक्षा कंपनियां हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ महिला पुलिस भारी संख्या में मौजूद रहेगी, क्योंकि देश की आबादी जो महिलाएं हैं वो भी दिव्य महाकुंभ में शामिल होने आती हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जा रहा है। और जहां भी लोग इस मेला प्रांगण में या फिर कुंभ प्रांगण में आएंगे तो वहां मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, और ड्रोन के माध्यम से, पहले भी बता चुका हूं, ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रहेगी। और अगर पुलिस को कहीं भी कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी के माध्यम से जानकारी मिलती है, उस पर विशेष निगरानी रहेगी। सारे इनपुट्स जो हैं वो पुलिस अभी भी अपने पास खंगालने में लगी हुई है। इसके साथ ही यह भी विशेष सतर्कता रहेगी, अगर कहीं से कोई सूचना आती है तत्काल वहां पर जो है कार्रवाई हो, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौजूद रहेगा। तो जितने भी सुरक्षा के तंत्र होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मदद से वहां पर मौजूद रहेंगे। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सरकार जो है कटिबद्ध है। और यहाँ के पुलिस महानिदेशक जो कार्यवाहक हैं प्रशांत कुमार, वो भी लगातार वहां विजिट कर रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जो है अमिताभ यश है, वो भी लगातार जो है विजिट कर रहे हैं कुंभ क्षेत्र का। आपने जो पुलिसकर्मी है उनको दिशा निर्देशित कर रहे हैं। अभी हाल में जो घटनाएं हुई उसको लेकर प्रयास की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए, सरकार का प्रयास यही है कि वहां किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो VIP लोग हो, चाहे वो आम लोग हो, किसी को किसी भी तरीके की वहां परेशानी ना हो, उसको लेकर सरकार ने कड़े इंतजाम वहां पर कर रखे हैं। जी प्रशांत, आप आगे भी हमें इसमें अपडेट देते रहिएगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होगी, इस बात की चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही है। 15 जनवरी तक बीजेपी के
मध्य प्रदेश इकाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन किसके नाम का ऐलान होगा, इसे लेकर हर कोई अलग अलग नाम पर चर्चा कर रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला और शहर अध्यक्ष पद को लेकर नेताओं के बीच रायशुमारी चल रही है। सभी जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में इस बार कई नेताओं के नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने वाले कई नेता प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी के लिए भी कई नामों का जिक्र हो रहा है। हालांकि अभी आलाकमान का पूरा फोकस शहर और जिला अध्यक्ष पर ही किया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। कौन से नाम शामिल है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए? देखिए, यही अब कहीं अभी जिला अध्यक्षों का जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया संगठन में चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, वह बहुत ही मुख्य मुद्दा अभी है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। निश्चित तौर पर भाजपा में कई कद्दावर नेता हैं जो विधानसभा के चुनाव अभी हार चुके हैं, तो उन्हीं के पद पर उनको ताजपोशी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद इस बार जो पद होगा वह सवर्ण जाति से नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पद पे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वह अन्य प्रकार की राजनीति जो है वह अब करना चाह रही है। उसका ऐसा है कि जो वोट बैंक है, अन्य वोट बैंक है, उसको साधने की राजनीति वह देखना चाह रही है। तो उसके ओर से मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जाति से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में जो निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं, उनको लेकर के विभिन्न कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से जो उनका कार्यकाल रहा वह अच्छा और संतोषजनक कार्यकाल रहा, लेकिन जो खेमा है, एक जो ब्राह्मण का खेमा है और जो एक अलग खेमा है जनरल खेमा, वह कहीं ना कहीं उनसे नाराज व्यक्त उनका रहा है। क्योंकि जब जिस प्रकार से पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां से टिकट बंटवारों के अन्य विभिन्न को लेकर के उनका ऐसा स्थायित्व रहा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अन्य किसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बन सकता है। जी, ये भी देखा गया था कि उन्होंने आरएसएस को लेकर भी बयान दिया था, जिससे कि काफी आक्रोश है जनता में भी और आरएसएस में भी। जी देखिए, बयानबाजी एक अलग राजनीति होती है, लेकिन जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चुनाव है निष्पक्षता के आधार पर होंगे, तो किसी ऐसे युवा वर्ग को मौका मिलेगा या फिर ऐसे तवज्जो जिसका अनुभव इस संगठन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा रहा हो, उसको कहीं ना कहीं इस बार मौका मिल सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के कोटपुतले में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। बताया जा रहा है कि रेट माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे। इसके बाद वो गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में जिला प्रशासन के अब तक सभी प्लान फेल रहे हैं। बता दें कि कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। देसी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीम केवल 30 फीट ऊपर ला सकी थी। बीते दिन मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी है। करीब 96 घंटे से भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी चुप है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम गोपाल चौधरी जी जुड़ गए हैं। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो मासूम है वो बोरवेल में फंस गई है और अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर अभी तक काफी समय गुजर गया है, पर अभी तक उसको निकाला नहीं गया है। जी बिल्कुल, ये प्रशासन को लेकर, शासन प्रशासन की जो संसाधन है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। खास तौर से इसलिए कि जयपुर के नजदीक कोटपुतली ऐसा भी है कि कोई बहुत दूर दराज का इलाका है, और उसके बावजूद भी जिस तरह यहाँ पे कुछ है नहीं। हरियाणा से पहले एक ऑपरेट करने के रात से
टीम बुलाई गई है। देश के 30 फीट तक के बच्चे को खींचा गया, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए, करीब 2 घंटे का समय हो चुका है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, ये 9 तारीख को दौसा में एक 5 साल का बच्चा इसी तरह से बोर गया है पर, और उसके बाद उस बच्चे को निकाल 65 घंटे बाद, लेकिन तब की मौत हो चुकी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में बच्ची जीवित है, क्योंकि वास्तव में उनको भी पता नहीं है वो नीचे काम कर रहा है, और इस वजह से वो बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ जहां हमें चांद और सूरज की तरफ जाने की बातें, दूसरी तरफ 120 नीचे बोरवेल में से बच्चे को बाहर सुरक्षित। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें यह कहा था कि जो भी खुले बोरवेल हैं उन सब को ढकना चाहिए, उनको लोहे की प्लेट लगा के बंद करना चाहिए, या उनके लोहे के कंटीले तार लगाकर कुएं को बंद करना चाहिए। 14 साल पुराना ये आदेश है, करीब होने वाली है। लेकिन आज की स्थिति भी ऐसी। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको एक बैठक की है और उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर जितने भी बोरवेल वो बंद होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहा है कि जो बोरवेल खोदे जाते हैं उसके लिए कलेक्टर से 15 दिन पहले अनुमति ली जानी चाहिए। अब 15 दिन अनुमति लेने का जो है, ये एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लेकिन अभी जो फिलहाल समझने की बात यह है कि प्रशासन के पास इतने संसाधन नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि एक बच्ची को 100 घंटे बाद भी एक निकाला जाए। 30 फीट जैसा आपने बताया भी है कि बाढ़ से निकाला गया है, लेकिन उसके बाद नहीं निकाला जा रहा है, तो ये बहुत जी देखा जा रहा है, क्योंकि काफी अभी दौसा का केस देखा गया, अब ये वाला केस देखा जा रहा है। तो जो बोरवेल है वो खुले छोड़े, तो प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो चेतना का है कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसमें बात यह है कि आज राजस्थान की बात की जाए तो, क्योंकि इस साल तो अच्छी बरसात हुई है, लेकिन पिछले काफी बरसात नहीं है। बहुत सारे बोरवेल, एक गांव में 3-4 बोरवेल खोदे हैं जो खुले रह जाते हैं, काम में नहीं आते, पानी नहीं होता, खुले रह जाते हैं, या फिर जो डेड हो जाते हैं उनको खुले छोड़। एक तरफ तो ये जो जनता है, जो खुदवाने वाले हैं, लापरवाही है। दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन, चाहे कलेक्टर कहिए या फिर निचला जो प्रशासन है उनको लिख लीजिए, उनकी भी लापरवाही है कि गांव में दे हुए हैं और उनको बंद करने का कोई बंद नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई लापरवाही के माना नहीं जाता है, इन पर कोई किसी तरह का कोई निर्णय किया जाता। और अंत में जब इस तरह की कोई घटती है, तब जब मीडिया इस चीजें दिखाता, तब शासन और प्रशासन की नींद खुलती है। फिर अचानक से संसाधन मंगाए जाते हैं, संसाधन के पास होते नहीं है, दूसरे राज्य से संसाधन मंगाए जाते हैं, फिर तब तक बच्चे की डेथ हो जाती है। पिछला केस आपने दौसा में देखा, इस बच्ची के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि 100 घंटे हो गए करीब, पानी खाना नहीं खाया है, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या रही होगी। जी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।